मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही प्यारी कविता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम बैक टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं 2018 का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में 1 से लेके 10 तक के प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, जूनियर लेवल की बात हो रही है 6 to 8। ठीक है, आज हम इसके आगे के प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की मोटिवेशनल कोट के साथ। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। ठीक है, डिसलेक्सिया यानी कि अगर आपने अधिगम के जो विकार होते हैं उनको पढ़ा है, जैसे कि हुआ डिसलेक्सिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसी ही में से ये प्रश्न बना है और आपको इसका सही उत्तर बताना है। चलिए बताइए, डिसलेक्सिया क्या है? गणितीय कौशल संबंधी समस्या से। ऑप्शन बी है लेखन संबंधी समस्या से। ऑप्शन सी है पढ़ने संबंधी समस्या से, या फिर ऑप्शन डी है वाक क्षमता संबंधी विकार से। डिसलेक्सिया पूछा है। ठीक है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। एक बार प्रश्न को और पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना उत्तर दीजिए। आंसर होगा पढ़ने संबंधी समस्या से। ठीक है, डिसलेक्सिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है कि डिसलेक्सिया में बच्चे को अगर हम जैसे कोई वर्ड दे रहे हैं, जैसे मैंने वर्ड दिया 100, ठीक है, एक वर्ड दे दिया, दूसरी बार मैंने उसको वर्ड दिया वॉज। अगर बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त होता है तो बच्चा 100 और वॉज में से जो अंतर करना होता है वो नहीं कर पाता है। उसको ये वर्ड दोनों एक जैसे ही लगते हैं देखने में, पढ़ने में। ठीक है, तो इस बीमारी से जो ग्रस्त बच्चा होता है, इसमें जो विकार होता है वो होता है डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी समस्या। बच्चा इसको पढ़ नहीं पा रहा है, इसको इन दोनों शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहा है। उस बीमारी से ग्रस्त बच्चे को उसमें जो विकार होता है वो होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। ठीक है, यही पूछा था आपसे। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, क्योंकि हमें अपने चारों जो ऑप्शन हैं उनसे भी प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में दे रखा है गणितीय कौशल संबंधी समस्या। इससे संबंधित कौन सा विकार है बताइए? अगर आपने पढ़ा है तो बताइए फटाफट। इससे संबंधित जो विकार होता है वो होता है डिसकैल्कुलिया। क्या होता है? डिसकैल्कुलिया। इसमें क्या होता है कि बच्चा गणितीय संबंधी समस्या को हल नहीं कर पाता है। यानी कि अगर मैं उससे कहूँ आप जोड़िए, आप घटाइए, आप गुणा करिए, भाग करिए, इसमें बच्चे को समस्या होती है। अपने दैनिक जीवन में भी गणित को उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसे बीमारी से ग्रस्त बच्चे को जो विकार होता है वो होता है डिसकैल्कुलिया। क्या होता है? डिसकैल्कुलिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आता है लेखन संबंधी समस्या। लेखन संबंधी समस्या से संबंधित जो विकार होता है उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। कंफ्यूज मत होना, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है और लेखन संबंधी जो विकार है वो है डिस्ग्राफिया। ठीक है, और वाक क्षमता संबंधी विकार से संबंधित कौन सा है आप बताइए? बताइए। आंसर होगा डिसफेसिया। क्या होगा? डिसफेसिया। डिसफेसिया। ठीक है, चारों के नाम बता दिए। सबसे पहला है गणितीय कौशल संबंधी समस्या से कौन सा विकार संबंधित है? जल्दी जल्दी बताइए। डिसकैल्कुलिया। ठीक है, उसके बाद लेखन संबंधी समस्या से कौन सा विकार संबंधित है? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ने संबंधी समस्या से कौन सा विकार संबंधित है? डिसलेक्सिया। वही हमारा आंसर भी है। ठीक है, यही पूछा था। आगे से आपसे इन चारों में से भी कोई प्रश्न बनता है तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और फोर्थ है आपका वाक क्षमता संबंधी विकार से कौन सा संबंधित है? तो वो है डिसफेसिया। ठीक है, चारों को लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट है 12th है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, ठीक है, किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है अस्थि बाधित विद्यार्थी, ऑप्शन बी है श्रवण बाधित विद्यार्थी, ऑप्शन सी है दृष्टि बाधित विद्यार्थी, या फिर ऑप्शन डी होगा शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। अगर हम बात करें ब्रेल लिपि की, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, आपको याद है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दृष्टि बाधित विद्यार्थी, ठीक है। दृष्टि बाधित विद्यार्थी है, उसी के लिए हम ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें बच्चा क्या होता है, उसको देख नहीं पाता है, ठीक है। अगर बच्चे को देखने में समस्या है तो वो क्या करेगा, उसको टच करके उसको उसकी सहायता से शब्दों को सीखता है, ठीक है। अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो हम उसको ब्रेल लिपि की सहायता से सिखाते हैं, और हम उसको टेप रिकॉर्डिंग की सहायता से भी सिखा सकते हैं, यानी कि देख नहीं पा रहा है तो हम उसको सुनाकर भी सिखा सकते हैं। इसीलिए हम दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए दोनों ही शैक्षिक प्रावधान का उपयोग करेंगे, चाहे ब्रेल लिपि हो और चाहे आपका टेप रिकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यहाँ देखिए, ये है लुईस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस को यानी कि 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को, ये देखिए 1 मिनट, ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। इनको टच करके बच्चा जो होता है उस शब्दों को सीखता है, चाहे इंग्लिश के वर्ड हों, हिंदी के हों, गिनती हो, ठीक है, उसे टच करके सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हुआ हमारा ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल हैं, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस को यानी कि 4 जनवरी को ब्रेल दिवस में मनाया जाता है, ठीक है। आंसर है दृष्टि बाधित विद्यार्थी। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है, CWSN का अर्थ है। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, आप यहाँ देखिए इंग्लिश में भी है, CWSN की आपको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। क्या होगी, ऑप्शन ए है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। ऑप्शन बी है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर ऑप्शन सी होगा मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर ऑप्शन डी होगा मृदु आवश्यकता वाले बच्चे, व्यक्ति, ठीक है। बताइए CWSN की फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में कोई परेशानी होती है, आप इंग्लिश में भी देखिए, यहाँ है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आपका आंसर क्या होगा। आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN की फुल फॉर्म पूछी थी, आपने आंसर बिल्कुल सही बताया है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि काउंसलिंग का एलिमेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में भी देखिए और हिंदी में भी देखिए। ऑप्शन ए है विश्वास, ऑप्शन बी है वृत्तिक वृद्धि, ऑप्शन सी है साक्षात्कार, या फिर ऑप्शन डी है संप्रेषण। बताइए, जब हम किसी व्यक्ति की काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी शैक्षिक योग्यता होती है, अनुभव होता है, उसके हिसाब से वो सामने वाले व्यक्ति की काउंसलिंग करता है, ठीक है। इसमें वह सबसे पहले व्यक्ति को विश्वास में लेता है, ठीक है, तो उसके पश्चात ही वह उसका साक्षात्कार करता है, ठीक है। इसीलिए जो साक्षात्कार है और जो संप्रेषण है, विश्वास है, वो परामर्श के तत्व माने जाते हैं। और जो ऑप्शन 2 है वृत्तिक वृद्धि, वह परामर्श का यानी कि काउंसलिंग का जो एलिमेंट है वो नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी कि वृत्तिक वृद्धि, ठीक है। ऑप्शन 2 सही है, ठीक है।
यहाँ से आपने इंग्लिश में भी देख लिया और हिंदी में भी देख लिया। आपको किसी भी भाषा में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। ठीक है, मनोविज्ञान शाला जो उत्तर प्रदेश में है वो कहाँ पर स्थित है वो बताना है। इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। बताइए मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। आंसर है इलाहाबाद। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है। ठीक है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, इलाहाबाद। नेक्स्ट है जो संबंध स्किनर का चूहों से, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्रश्न है। आपके इससे सिद्धांत भी याद हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत का प्रयोग जो किया है वो किस पर किया है। बताइए जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था। बताइए कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। मुर्गियों से, बंदरों से, कुत्तों से या फिर वन मानुषों से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सोचिए और फिर बताइए। अगर हम बात करें स्किनर की, BF स्किनर, ठीक है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। कल ही आपको रिवाइज कराया था, आज भी आप रिवाइज कीजिए ताकि आपके माइंड से कभी भी ये ना हो कि अगर प्रश्न आता है तो आप ना कर पाए। ठीक है, स्किनर का चूहों से संबंध है, ये आपको पता चल गया कि स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। तो बताइए ज़रा उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, सिद्धांत का नाम क्या था। सिद्धांत का नाम क्या था, सोचिए। सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग किया वो किया चूहे पर, और चूहे को जिस पिंजड़े में बंद किया उस पिंजड़े का जो नाम दिया वो क्या था, वो था स्किनर बॉक्स। क्या था, स्किनर बॉक्स। इतना आपको याद हो गया। उसके बाद हम आते हैं थॉर्नडाइक की बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम क्या था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए ये जो प्रश्न बना है ना बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है। इससे क्या हो रहा है ना कि आपको सिद्धांत के नाम भी याद हो रहे हैं, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिकों ने किस पर प्रयोग किया ये भी याद हो रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख भी रहे हैं। ठीक है, स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया और जो सिद्धांत दिया वो था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और जो थॉर्नडाइक थे वो कहाँ के रहने वाले थे, वो थे अमेरिका। इतना क्लियर है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, बताइए। कोहलर का जो सिद्धांत था अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, याद आ गया होगा। ठीक है, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत जो कोहलर ने दिया था। ठीक है, कोहलर ने जो प्रयोग किया था ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बना रहे हैं आप। वन मानुषों पर ही किया था। ठीक है, वन मानुषों पर ही किया था और जो उसका नाम था वो क्या था, सुल्तान। क्या था, सुल्तान। ठीक है, याद हो गया। कोहलर का सिद्धांत का नाम पता चल गया, अंतर्दृष्टि एवं सूच का सिद्धांत कोहलर ने जो प्रयोग किया था वन मानुषों पर किया था। इसीलिए जो कोहलर संबंधित है वो किससे है, वन मानुषों से। इतना याद हो गया। और उसका नाम क्या था जिस पर प्रयोग किया था, सुल्तान। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुत्तों से कौन संबंधित है, बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो वो है पावलोव। ठीक है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, बताइए। सिद्धांत का नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। आपको 4 सिद्धांत के नाम बताए हैं मैंने। ठीक है, 4। आपका जो आंसर है वो है 4। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अधिगम का पठार है।
ऑप्शन ए अधिगम में दोष, ऑप्शन बी अधिगम की समाप्ति, ऑप्शन 3 अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, या फिर ऑप्शन डी अधिगम में अवरोध। आंसर है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। अधिगम का पठार क्या है, और यही आंसर सही क्यों हुआ आपके दिमाग में आना चाहिए। यही क्यों सही हुआ, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ अधिगम का पठार क्या होता है। यहाँ देखिए अधिगम का पठार है। ठीक है, अधिगम का पठार को हम कैसे समझते हैं, इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, कुछ भी नया सीख रहे हैं, अचानक से उसकी गति बढ़ी, ठीक है, बढ़ने लगी, सीखते सीखते ये लाइन बनी, यानी कि हमारी जो सीखने की गति है बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अचानक क्या हो गया कि ये रुक गई, कोई या ना ही कोई उन्नति हो रही है, ना ही कोई प्रगति हो रही है, हमारी जो सीखने की गति है वो रुक गई है। और यहाँ पर क्या हुआ कि एक समांतर लाइन बनी। ठीक है, यह जो होता है इसको हम कहते हैं सपाट स्थल। क्या कहते हैं, सपाट, यहाँ देखिए सपाट स्थल। ठीक है, फ्लैटेड सरफेस। और यही जो समांतर लाइन है, यही जो सपाट स्थल है, इसी को हम कहते हैं अधिगम का पठार। अधिगम का पठार समझ में आ गया। अधिगम का पठार मतलब है कि आप सीख रहे हैं, सीखते सीखने क्या हुआ कि सीखने में ना ही कोई प्रगति दिखाई दे रही है, ना ही कोई उन्नति दिखाई दे रही है। आपका जो ग्राफ है वहाँ पर एक लाइन बन गई, एक लाइन बन गई, वो समांतर यानी कि सपाट बन गई। और जो सपाट जो लाइन बनी है उसे हम कहेंगे सपाट स्थल, और वही सपाट स्थल कहलाता है अधिगम का पठार कहलाता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसी सपाट स्थल को हम क्या कहते हैं, फ्लैटेड सरफेस। क्या कहते हैं, फ्लैटेड सरफेस। ठीक है, पता चल गया अधिगम का पठार कब बनता है, जब सीखने में कोई उन्नति नहीं होती है। यहाँ देखिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी कि अधिगम में जब अवरुद्ध वर्धन आ जाता है, जब सीखने की गति में रुकावट आ जाती है, तब बनता है अधिगम का पठार। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।